11वीं 12वीं में मैं यूपीएससी के पेपर्स को देखना शुरू किया और उस दौर में हम जितने ऑप्शनल्स के पेपर होते मैं सब डाउनलोड कर लिया 50-60 पेपर और मैं सोचा इतने ही पेपर तो देने होते हैं आज, जबकि एक पेपर में ये हालात लोगों की होती है। भगवान के बाद अगर किसी संस्था पर मुझे सबसे बड़ी आस्था थी तो यूपीएससी। पहला अटेम्प्ट दिया, उस अटेम्प्ट के पहले बहुत कुछ होने वाला था। पहला इंसान जो केवल न मेरा भौतिक संसार का पिता था बल्कि इस पूरी हमारी संरचना का कर्णधार था। 9 अगस्त 2020 को उनका मर्डर कर दिया गया। फिर एक बार वही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कि हमारे बाबा जी जो थे 6 को मेरा रिजल्ट आया, फोन से शायद हो जाने, उसके बाद में 7 तारीख को वो भी नहीं। विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में वे विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे डरे वही कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग प्रसाद। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हमने 454वां स्थान अर्जित किया है और इस जो स्टॉक की जर्नी में मैं अपनी कुछ यात्रा को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के धोबाट गांव में सितंबर 1998 में हुआ और उस परिवेश से इस सपने को सोचना और ईश्वर की कृपा से और यहाँ तक की परिणति आपने अपने आप में काफ़ी जुनून भरा सफ़र रहा है। मैं बड़ा हुआ लगभग 8-10 साल की उम्र में, तो मैं काफ़ी संवेदनशील रहता था। तो चूँकि उधर हमारे बगल में ही नदी है, तो सरयू नदी है, बाढ़ आती जाती रहती थी, तो मैं देखता कि लोगों की परेशानियां क्या हो रही है। लोगों को, या हमारे पिताजी काफ़ी जन उन्मुख रहते थे तो लोगों की समस्याओं को काफ़ी समझते थे। हमारे घर पिसाई कुटाई और खेती जुताई भी होती थी, तो वो जितना हो सकता था सहयोग करते थे कि आप अपना खेत आज जुतवा लीजिए, पैसा जब होगा तब दीजिएगा। तो वह सामाजिक, हम कहे जवाबदेही की भावना हमारे अंदर तभी जागृत हुई अपने पिताजी को देख करके। और उन लोगों की समस्याओं को देख करके मैं पूछता था, अच्छा ये आपदा राहत हुआ या लोगों की विभिन्न डॉक्यूमेंट बनवाने कौन करता है? तो बताते थे कि ये डीएम, कप्तान, ये बड़े लोग होते हैं, एसडीएम, ये लोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम समस्याओं से घिरते गए, मुझे ज़्यादा रुझान होने लगा कि कौन लोग क्यों इतना ज़्यादा समय लग जाता। तो कहे कि अरे बहुत बड़ा ज़िला होता है, एक ही आदमी देखता है। तो वहाँ रुचि जागृत मेरी होने लगी इस सफ़र में आने की, जो शायद मैं तब नहीं जान पाता था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जुनून वहीं जगना शुरू हुआ। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं गोपाल व्यास जी की। वो कहते हैं, बांधे जाते मानो तूफान न बांधे जाते हैं, शरीर बांधे जाते इरादे न बांधे जाते हैं। तो आप कल्पना कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर कहें तो हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आप 4 चीज़ों का ख्याल रखें। पहले नंबर कि सबसे बड़ा कोई सपना देखें। दूसरा नंबर कि उस सपने को पूरा करने के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और तीसरा नंबर कि उस शिक्षा के बाद में आप पूरी ताकत लगा दें उसको पाने के लिए। और चौथा कि इन सब के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह धैर्य। क्योंकि धैर्य का फल ही मीठा होता है, आपको धैर्य करना ही होगा। तो मैं सोच चुका था तभी। उस दौर में मैं जब छोटा था, बड़ा होने लगा तो कुछ प्रतिभा थी। 8वीं तक हमेशा मैं पढ़ाई में अव्वल रहा, सभी विषयों में अच्छा रहा। तो लोगों का रुझान भी बढ़ने लगा कि ये बेहतर कुछ करेगा। और मैं भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझता था कि अगर हमारा परिवार हम पर विश्वास कर रहा है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। 8वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव के निकट ही, लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे। और फीस अभी आप सोचे तो ना, यही था कि हम शायद 8वीं पास हो गए थे, 40-50 रुपये मैक्सिमम रहे होंगे। उसके बाद और कहानी बढ़ी। हम 9वीं 10वीं में हमारा लिटिल फ्लावर स्कूल था, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। तो बस की सुविधा थी, लेकिन हम लोग कि कितना ज़्यादा कम पैसे में हम बेहतर तरीके से अपना शिक्षा को चालू रखें। भाई उतना ही पढ़ाई उतना ही फीस, तो वो बेहतर नहीं। तो हम साइकिल से ही आते जाते थे 7-8 किलोमीटर 2 साल तक। 9वीं 10वीं में बेहतर वहाँ भी हमारा प्रदर्शन रहा और मैं 2014 में 10वीं परीक्षा पास किया। फिर ये जो पहले के जुनून लगा रहा, ये पता नहीं क्यों ये परीक्षा हमारे दिमाग में बहुत पहले से बैठी रही, यहाँ जाना है। तो मैं 10वीं में 8वीं से ही कक्षा बच्चों से चर्चा करता था मुझे इलाहाबाद जाना है, क्योंकि मैं अगर पूछता था अच्छा ये लोग बनते कहाँ, तो कहते थे कि जज, डीएम सब वहीं इलाहाबाद से ही बनते हैं।
क्योंकि इलाहाबाद बाद में पता चला कि ना केवल एक सांस्कृतिक बल्कि वह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो रुझान था वहां जाना, बस क्या करना कुछ नहीं, लेकिन जाना है। रास्ते लग रहा था कि बन रहे थे एकदम। हम सोच रहे थे, भगवान बना रहे थे। फिर हम 11वीं उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती में गए, हिंदी माध्यम में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ हम इंटर उत्तीर्ण किए 2016 में। और वहाँ भी कि गुरुओं का अच्छा ज्ञान और हम भी ठीक से अर्जित किए, बेहतर प्रदर्शन, वही अभिप्रेरणा कि आगे बढ़ना है। फिर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का हम एंट्रेंस दिए, एंट्रेंस निकला। फिर हमारी जन्मभूमि से कर्मभूमि पर पहली बार स्थानांतरण हुआ, जहां हम लक्ष्य को पा सकते थे। क्योंकि हमारा रुझान पहले ही से था, तो मैं यूपीएससी को सीखना शुरू किया। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक है कि मैं 12वीं में ही, उस समय लैपटॉप फ्री में मिला था, तो 11वीं में मैं यूपीएससी के पेपर्स को देखना शुरू किया। और उस दौर में हम जितने ऑप्शनल्स के पेपर होते मैं सब डाउनलोड कर लिया, 50-60 पेपर। और मैं सोचा इतने ही पेपर तो देने होते हैं आज, जबकि एक पेपर में ये हालात लोगों की होती है। इतना मेरा मेंटल कैलिबर हाई था, क्योंकि मैं सोचा था जरूर कुछ करना है। मुझे तब नहीं पता था कि हमारे यहाँ से कितने बच्चे हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि कोई नहीं इधर होता बेटा। तो एक कहीं ना कहीं वो इम्पॉसिबल चीजें थी, लेकिन मैं सोचा था चलो जाना है बड़ी दूर बटोही। तो मेरा इलाहाबाद से लगभग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से मैं एनसीईआरटी की किताबें देखना शुरू किया, लेकिन यूपीएससी को मैं बहुत पहले से देखना शुरू किया। मैं जब क्वेश्चंस पढ़ता था 11वीं यूपीएससी के, तो मुझे लगता था यही तो बात पूछ रहे हैं कि गेहूं भंडार रहे चीजें, तो हमारे खेत में तो वो चीजें ऐसे ही खराब हो रही है, तो वही चीज लिखना है। यानी कि मैं बहुत जनरल, शुरू से जनरलाइज उत्तर ढूंढना शुरू करता था। अगर कोई आए पूछे या पिताजी कोई एप्लीकेशन लिखवाना हो तो मुझसे कहते थे। यानी मेरा जनरल परसेप्शन बहुत पहले से ही था कि हर मुद्दे पे कॉमन चीज कैसे कहे। इसी दौरान में यूपीएससी को समझने के लिए, ना कि उस परीक्षा में, हालांकि सब लोग पास होना चाहते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए एक बार एनडीए दिया, 2 बार सीडीएस दिया। फेल होता था कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे समझना था। मेरा रियल एग्जाम था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो शायद मैं अपनी उम्र के प्रथम पड़ाव में ही देता। बहुत पिक्चर क्लियर थे। अच्छा, इलाहाबाद से उस समय रिजल्ट कम आ रहे थे, तो जो हिंदी माध्यम था, ये बहुत बड़ी चुनौती की 700-800 में 20-25 बच्चे होते हैं, तो अपने आप में ये भी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन मैं ये सोचता था कि यहाँ 7-7 साल से लोग नहीं हो रहे, तो हम अपने लाज में जो लोग रहते थे, पता नहीं भगवान व कॉन्फिडेंस मुझे दिए थे कि क्या बात थी कि मैं कहता था कि पहली बार में मैं प्री निकाल दूंगा, भले मेंस हो या ना हो। इतना मुझे तो वो लोग, कोई भी एक लड़का 17-18 साल का अगर ऐसा कहे तो सबको हंसी आएगी कि अभी इसको नहीं पता है कि रियल स्थिति क्या है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा स्वाभिमान रखता था कि अरे अब चलो हवा उड़ाओ, समय आएगा बताया जाएगा। तो फिर 2019 की यात्रा पूर्ण हुई, मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ। मैं अंतिम दिन, जब अनंतिम कह सकते हैं, इलाहाबाद में था। मैं पूजा पाठ किया, नदी में नहाया, फिर कहा कि अब कुछ बन के, अगर कुछ बना, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो लौटूंगा यहीं। पहली बार शायद उन्होंने सुना भी था, लेकिन मैं या तो कह नहीं पाया, या उन्होंने कहने नहीं दिया कि तुमको यहाँ से जाने में और यहाँ लौटने में तुमको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। शायद वहाँ मेरी ज़िंदगी की रियल परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि एकेडमिक परीक्षा तो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद में 9 मई को मैं दिल्ली में पहुँचा। कोचिंग की फीस 1,30,000, विजन आईएएस, दिल्ली में मैं पहुँचा। फिर एक आती है दुश्वारियाँ, वित्तीय परेशानी कि एकाएक कहाँ से दिया जाए। चूँकि पिताजी लोगों की सहायता करते थे, हमेशा तो उनकी सामाजिक पूंजी बहुत बड़ी थी कि अगर उनको ज़रूरत हो तो लोग सहयोग करके उतनी राशि दे सकते थे। तो उन्होंने मुझे बखूबी याद है कि जितनी मेरी गेहूं की फसल उस साल हुई थी, सब बेच दिए थे केवल फीस भरने के लिए। लगभग 40-50 हज़ार हुए थे। और पैसे, एक धर्मेंद्र चाचा रहते तो उनको पिताजी सहयोग करके दुबई भेजे थे, वहां से वो तुरंत पैसे भेजे। अच्छा, मेरी इतनी संवेदनशीलता थी समाज को लेकर के कि न्यूज़पेपर में कक्षा 8-9 से दैनिक जागरण घर पे खुद ही मंगवाता था, तो रोज पढ़ता था। तो वो एक कॉमन परसेप्शन तैयार हो चुका था कि पहली बार जिंदगी में विजन आईएएस में मैं निबंध लिखा और 125 नंबर पाया। और आप एक लाइन पे 1200 शब्द लिखना कहीं ना कहीं चुनौती होती है कि 12-14 पेज लिखना है और एक लाइन पे।
लेकिन मैं इतना सब कनेक्ट कर ले जाता था, इंटरकनेक्ट बढ़ाते, मुझे बहुत खुशी, मैं भेजा, पिताजी देखे, बहुत खुश हुए और काफ़ी लोगों को दिखाते भी थे। यानी मुझे लगा फिर कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। फिर कोचिंग शुरू हुई, चल रही है। हमारे टीचर जो, चाहे हम कहेंगे 3-4 टीचर जो हमारी इस जर्नी में एक वैचारिक पृष्ठभूमि बनाए, उनका बहुत योगदान है। मैं टीचरों से वो क्या लिखवा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान ना दे करके, वास्तव में वो हमेशा कहते थे कि तुम लोग ये मत देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें कैसे हो रही हैं। सोचने की क्षमता इन्होंने दी सभी सब्जेक्ट में, और मेरा नज़रिया फिर ब्रॉड होता गया। मैं क्लास में बैठता था तो ये लोग पढ़ाते, फिर वो सिर्फ सोचता ही रहता था। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आंतरिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा किया हूँ काम में। अगर मैं किताबें कम पढ़ा हूँ, लेकिन उनका गहन चिंतन बहुत ज़्यादा किया हूँ। उसके बाद में पड़ाव आगे बढ़ा, कोविड आया, पूरी दुनिया में एक भयानक महामारी आई, लोग तबाह हुए, तो जाहिर सी बात है हम अछूते नहीं रहते, सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हुआ। बाद में कोचिंग ऑनलाइन माध्यम में आई, अन्य चीज़ें आई, तब तक 30 को फ्री होने वाला था, पिताजी खुश थे। पोस्टपोन्ड हो गया पेपर 4 अक्टूबर 2020। मेरी 21 साल एज उसी समय हुई थी, 20 के अटेम्प्ट में। मैं एकदम तैयार था कि कब मेरी एज हो, कब मैं दूं, हो ना हो अलग बात है। क्योंकि आपको जब किसी चीज़ की ललक होती है तो आप चाहते हैं कि अपीयर हों। पहलवान, हमारे गांव में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अखाड़े लतमरुआ पहलवान होते हैं। मतलब कि वो बार बार जब उसी अखाड़े में मारा जाएगा, लात खाएगा, तो वही बाद में पहलवान होकर निकलेगा। क्योंकि आपको संघर्ष में बार बार जूझना होगा, हारने को नहीं देखना। असफलता आई आधार बने, उसी को आपकी सफलता की सीढ़ियां बनाना होगा। हालांकि सौभाग्य से हमारी उम्र हुई 20 में, 21 पहला अटेम्प्ट दिया। उस अटेम्प्ट के पहले बहुत कुछ होने वाला था, और दुर्भाग्य से वो जो पहला इंसान जो केवल न मेरा भौतिक संसार का पिता था, बल्कि इस पूरी हमारी संरचना का कर्णधार था, 9 अगस्त 2020 को उनका मर्डर कर दिया गया। कारण वही उनकी कर्तव्य परायणता, वही उनकी लोक जवाबदेहिता। सुबह हुई, मैं सुना, लगा सब कुछ खत्म सा, सब, फिर कोई कहानी नहीं सेट हो रही थी दिमाग में। फिर मैं सोचा अब चलते हैं घर की तरफ, लेकिन फिर बड़ी अच्छी लाइन है इसी दौर में, है समय नदी का वह बाढ़ जिसमें सब कुछ बह जाता है समय बड़ा तूफान बड़ा जिस पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। वह परीक्षा की घड़ी आ गई थी, वह हमें बहुत भारी त्याग को हमको संयम से झेलना था उस घड़ी में, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा था। हमें खुद नहीं, हमें उस पिछड़े समाज के लिए जिनके मन में यह कुवृत्ति आई थी कि अगर किसी बेटा पढ़ रहा हो, कोई सही रास्ते पर चल रहा हो, और उसको जो मारने की भावना आई है, उसी को दूर करना था कि अगर मैं कुछ हो जाऊंगा तो शायद फिर किसी परिवार के साथ यह घटना ना हो। मैं जो हुआ वो ईश्वर एक पिता है जो सबका देख रहा है, वो सबका पिता है। मेरी माता जी जो उस समय, कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुखों का कितना भारी पहाड़ टूटा होगा, लेकिन उस स्थिति में कितनी संयम, कितनी धैर्य, कितनी दृढ़ता से उन्होंने हमसे फोन पे कहा कि बेटा, वो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के सामने लाश पड़ी थी कि तुम मत जाना, तुम जिस लिए गए हो उसी को याद रखना। मुझे लगा कि एक बार फिर मेरे मन में मेरा पिता जिंदा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आपको आत्मविश्वास हो, आपको साहस मिले ऐसी स्थितियों में। और साहस जब मेरे घर की, जिसने, हमने तो अपना पिता खोया, उन्होंने तो सब कुछ खो दिया, और वो जब ऐसी कह रही हैं तो मुझे बहुत साहस मिला। भूल गया मैं क्या हो रही है, फिर अपनी कार्रवाई, घटनाएं चलती रही शिथिल में, वो तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, वो सब चलती रही। मैं लगा फिर अपने लक्ष्य की तरफ। 45 दिन प्रीलिम्स बचे थे, अपनी पूरी ताकत लगाया, मेहनत से मैं पढ़ता था, बार बार केवल यूपीएससी को ही समझता था। वही मेरे लिए सबसे, चूंकि भगवान के बाद अगर किसी संस्था पर मुझे सबसे बड़ी आस्था थी तो यूपीएससी, उसको मैं बचपन से ही मानता था कि ये फुल्ली अनबाइस्ड है, ये फेयर है, इसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि गरीब का लड़का है या बहुत बड़े लोगों का लड़का है। 4 अक्टूबर 2020 प्रीलिम्स हुआ,
दिया पूरी ईमानदारी से, संयम से, कोई घबराहट नहीं। पेपर के टाइम में भूल जाता था कि मेरा नाम क्या है या मैं किस परिवार से आता हूं। पूर्ण समर्पण की और पेपर की लाइनों पे और कहीं नहीं। पेपर दिया अच्छे से, भगवान की कृपा से 23 अक्टूबर को रिजल्ट आया और मैं उत्तीर्ण हुआ। काफी खुशी हुई। अच्छा, उस दौर में इंतजार करने में भी इंतजार की घड़ी लंबी की, पहले से नहीं पता था कि थोड़ा मेंस देख लें ये वो, कि इंतजार कर लें, आया फिर 10 दिन और थोड़ा सा राहत मिला। अब इस चक्कर में 1 महीने मेरा निकल गया। और ऑप्शनल की चूंकि मैं कहीं कोचिंग नहीं किया था तो विकास देवकीर्ति सर का नोट्स मार्केट में अवेलेबल था। चूंकि यही एक सोर्स था जिसमें हम कम समय में तेजी से तैयारी 2 महीने में कर सकते थे। मैं दोस्तों से प्रिंट आउट लिया, कंटिन्यू 2 महीने पूरा जोर उसी पे गया। चूंकि ऑप्शनल में कम से कम आपको 5-6 महीने चाहिए शुरू से। और चूंकि मैं पूरी बेसिक किताब तो पढ़ चुका था पहले से, फिर नोट्स बनाया, कंसाइज किया, फिर 8 जनवरी से था मेंस दिया। दुर्भाग्य से 27 नंबर से मेंस नहीं हुआ। उसके प्रमुख कारण यही रहे कि मैं बहुत एक मन में था कि सभी क्वेश्चन को करना है, अगर इतना करूंगा तो जरूर हो जाएगा। इस चक्कर में लगभग 200 नंबर के क्वेश्चंस का मैं गलत अर्थ समझ लिया। इसका मतलब कि 27 नंबर से केवल मेंस नहीं हुआ 1750 में। जब मार्कशीट आई, दुख तो हुआ जब रिजल्ट आया, लेकिन मार्कशीट में मुझे खुशी हुई कि मैं बहुत राइट ट्रैक पे हूँ। इतनी भारी गलती करने के बाद अगर मैं 670 पाता हूँ, अगर मैं 200 नंबर वही गलत नहीं किया होता तो 770 पाता हो और मे भी मुझे बड़ी सर्विस मिल जाती। खुशी भी हुई, लोगों को बताया भी। फिर उसके बाद में हम कहे चलो मेंस ही रुका है, अब की बार मेंस देते हैं, अब की हो जाएगा। तो प्री निकला था, चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम से प्री निकला था तो मैं भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में था। उस बाद एग्जाम दिया, 1.5 नंबर से प्री नहीं हुआ। रीजन, फिर जो मैं पहली बार पेपर जितना समर्पण से देख रहा था प्री का, इसमें मैं कुछ जल्दी के चक्कर में 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिया। अब प्री ही नहीं हुआ। सबका लेवल डाउन हो सकता है, लेकिन आपके परिवार हमेशा आपके साथ खड़े रह सकते हैं। वही कहते हैं कि पिता के ना रहने के बाद बड़ा भाई पिता का दायित्व निर्वहन करता है। तो मेरे छोटे भाई ने उस दायित्व को निर्वहन कहा, कोई बात नहीं, फिर इससे दो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं हुआ। मैं फिर मजबूत हुआ एक बार पुनः कि लगा फिर लगना चाहिए। 5 जून 2022 थर्ड अटेम्प्ट, मैं कंजिक्यूटिव 3 अटेम्प्ट दिया, 21 की एज, 22 की एज, 23 की एज में तीसरा दिया। उसी बस केवल अब की बार ईश्वर से यही प्रार्थना थी कि मुझसे गलती कहीं ना हो। अब की बार मैं ये भूल चुका था कि परिणाम क्या आएगा। अब की बार केवल यही था कि मेरे पूरे प्रोसेस में कहीं मुझसे गलती ना हो। अगर मेरे प्रोसेस में गलती तो रिजल्ट कुछ भी दे देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं ईश्वर को अपनी दुख सुनाता था, उन्हीं से केवल मैं पूरी रात रात रोता था, केवल उन्हीं से कहता था कि अगर मैं ईमानदारी से अपना मेहनत कर रहा हूं तो जरूर मुझे सफल करना। 5 जून 2022 प्रीलिम्स हो गया। नंबर 110 बन रहे थे तो भी मार्कशीट आई है 103 नंबर है। वही स्थिति, बस मैं यही प्रयास कर रहा था एक गलती ना हो। नहीं हुआ, ठीक। फिर मेंस के लिए, चूंकि मेंस के लिए तैयारी जरूरत थी तो दृष्टि आई इसमें। मैं 2 कोचिंगों का जिसका मैं ईमानदारी से सहयोग लिया हूं उसको मैं बताऊंगा कि किस क्षेत्र में मैं सहयोग लिया हूं। तो दृष्टि आई इसमें विकास सर के नेतृत्व में एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है कि आप प्रीलिम्स किसी भी कोचिंग से हिंदी मीडियम के निकाले हों तो वो आपको प्री के बाद में इंटरव्यू तक सब कुछ फ्री में देते हैं। आपको लाइब्रेरी फुल एसी मिलेगी। अच्छा, जितना मन के उतना आप टेस्ट सीरीज लिखिए। सबसे जो अच्छी बात वहां मुझको थी कि जितने भी हमारे साथी थे, लगभग 150 प्लस साथी थे, वो सब मेंस लिख रहे थे। तो वहां ये मोटिवेशन मिलता था कि इन्हीं के साथ में हमारी वास्तव में कंपटीशन है। मैं सीखता भी था। 2 महीने अच्छे से मेहनत किया। अच्छा, आपको कोई बुक चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल था। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अवसर था कि इस संसाधनों का उपयोग करूं और जो सर के गाइडेंस है, अगर बेहतर प्रयास करूंगा तो जो पिछला मेंस रुका था शायद मैं अच्छा कर पाऊंगा। उन टीम का सहयोग रहा, हमारा प्रयास रहा। मेंस 15 को होने वाली थी, 12 को टिकट था लखनऊ जाने को। फिर एक बार वही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कि हमारे बाबा जी जो थे 9 सितंबर 2022 सड़क एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट डेथ हो गई।
एक बार पुनः वही स्थिति हमारे लिए आई, फिर वही गिराव कि उन्हीं लोगों का सपना था, उन्हीं लोगों को मुझे होकर के दिखाना था, क्योंकि आप भले कितना ही दूसरों के लिए या सामाजिक भलाई के लिए करना चाह रहे हो, लेकिन अंततोगत्वा पर्पस जो सपना देखा उनको तो दिखा दो। वो भी सपना नहीं पूरा हुआ। फिर मैं सोचा घर जाऊं, पुनः रोक दिया गया कि इस असुरक्षित माहौल में मत आओ, तुम्हारा बहुत नजदीक है मेंस, फिर तुम फंस जाओगे। फिर मैं अपने आप को समझाया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को झंझोड़ते हैं, पल पल मन को मरोड़ते हैं, पल पल कि संकट तो आएंगे ही, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। फिर मैं रुका, फिर वही ईश्वर से अनुनय विनय, परेशान हमेशा रहता था। आया, मेंस का पेपर हुआ पूरी ईमानदारी से, जो मैं तैयार किया था कि बस उसको मैं लिख दूं। पूरा पेपर कंप्लीट हुआ, सही से पेपर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में रिजल्ट, तो 6 दिसंबर 2022 को मेंस का रिजल्ट आता है और उसमें मेरा नाम आता है। बहुत आंतरिक खुशी हुई कि चलिए मैं अंतिम चरण तक पहुंचा हूं, और मेरे बाबा जी को जरूर उनका आशीर्वाद था, उनको खुशी हुई होगी कि मैं आज उस संकट में भी अपने को संभालते हुए एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा हूं। हो बाधाएं कितनी पथ पर, चेहरे पर बस हो मुस्कान, यही व्यक्ति की समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। क्योंकि आप संकट चुनौतियों को स्वयं नहीं हटा सकते हैं, कोई नहीं न्योता देने जाता है, वो आती हैं, वो आपकी वास्तव में परीक्षा लेती हैं कि तुम कितना अपने आप को संभाल पाते हो, कितनी विकटतम स्थितियों में अपने आप को स्थिर रख सकते हो। फिर इंटरव्यू होने वाला था। अच्छा, 6 तारीख को रिजल्ट आया। एक बार फिर एक दुखद घटना हुई जब मेंस का रिजल्ट आया कि मेरे नाना जी, जब से पिताजी नहीं थे, चूंकि मेरी मम्मी जी सबसे छोटी उनकी बेटी थी, तो हमेशा वो परेशान रहते थे, हमेशा वो रोते थे। हमसे बात भी करते थे, कहते थे एक बार बेटा चले आओ, और कहते थे तुम जरूर होगे। और 6 को मेरा रिजल्ट आया, फोन से शायद हो जाने। उसके बाद में 7 तारीख को वो भी एक्सपायर हो गए। मैं फिर नहीं जा सका, और इस दौर में मुझे घर जाए लगभग 3.5 साल बीत चुके थे कि मैं घर निकला था, तब गया नहीं था तब तक। फिर वही अभिप्रेरणा, वही मोटिवेशन, वही कर्म के प्रति रुझान, वही दायित्वबोध, वही दृढ़ संकल्प, सभी नैतिक मूल्य साथ दे रहे थे। और वास्तव में साथ नहीं दे रहे थे, उन सभी नैतिक मूल्यों की परीक्षा हो रही थी। शायद मैं परीक्षा में सफल हो रहा था, क्योंकि तभी ईश्वर एक के बाद एक चरण में हमको दबा रहे थे। 7 फरवरी 2022 मंगलवार, मैं व्रत रहता हूँ मंगलवार को, तो उसी दिन हमारा इंटरव्यू हुआ, और फर्स्ट वीक में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू शुरू होने के बाद 30 जनवरी को शुरू हुआ, सेकेंड ट्यूजडे को मेरा इंटरव्यू था। मैं खुश हुआ कि चलो पहले हफ्ते में है, मजा आएगा। मेरा हमेशा से सपना था, जब से तैयारी शुरू किया, क्या जब से सोचा था कि मुझे एक दिन भारत के सबसे ब्रिलियंट लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो उन लोगों की नियुक्ति करते हैं जो भारतवर्ष को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरव्यू में हरा मिसेस प्रीति सूदन मैम का बोर्ड था, 3 मैडम थी, 2 सर थे। साक्षात ईश्वर की अनुभूति हो रही थी कि अब माताओं का जब स्थान है तो भला तो होगा ही, यह आत्मविश्वास था। क्योंकि हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है, और यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है। यह हमारे नॉलेज पे निर्भर नहीं करता है, यह देख रहा है कि तुम 23 साल में रियल में तुम क्या हो, उसका परीक्षण कर रहा है। तो शायद मैं अपने आप को यहाँ बेहतर प्रदर्शित कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी ईमानदारी से अपना काम किया रहूँगा तो न केवल उन जानकारियों को सही तरीके से प्रस्तुत करूँगा, बल्कि हमारे अंदर में कोई झूठ भी नहीं दिखेगा। इंटरव्यू हुआ, और भगवान की कृपा से हाल ही में ये जो रिजल्ट आया है 23 मई 2023, हमारे जीवन की हम कह सकते हैं
एक बहुत ही सुंदर दिन था कि हमारे परिवार के लिए, हमारे उन पिताजी या हमारे जो सभी अब हमारे बीच नहीं लेकिन देख रहे हैं कि उनकी आकांक्षाओं की एक बहुत सुंदर परिणत होने वाली थी। मैं जो निवेदन करके इलाहाबाद प्रयागराज संगम से निकला था, शायद वह निवेदन भी पूरा होने की घड़ी आई थी कि मैं बन करके नहीं, मुझको वो संगम तीर्थराज प्रयाग मुझको खुद बुला लिया था एक दिन पहले कि तुम आओ। मैं एक दिन पहले गया, वहाँ पर नहाया, स्नान किया और फिर ट्यूसडे मंगलवार आया जिस दिन रिजल्ट आने का दिन था। मैं 3 दिन प्रयागराज में था, तीनों दिन त्रिवेणी संगम का स्नान करके आता, हनुमान जी की पूजा करता। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था दोस्तों को कुछ बुलाया, हम कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आएगा, सब यही देखने वाले हैं, इनके ऊपर है। मैं अल्फ्रेड पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आजाद पार्क जी स्वयं को सर्वोच्च बलिदान मातृभूमि के लिए कर लिए थे, उनकी एक मूर्ति लगी है, उनको प्रणाम किया। हम कि आप सा बलिदानी तो कोई नहीं हुआ, हमारे लिए बहुत होगा तो एक रिजल्ट बलिदान होगा और जो मैं भी पाया नहीं हूँ। उनको नमस्कार किया, फिर जाके उसी फील्ड में बैठा था और लगभग 1:30 बजे के बाद वो हमारे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर शायद आया कि जब रिजल्ट में मैं नाम डाला, नाम मेरा पब्लिश हुआ। वास्तव में न केवल ये एक नैतिक जीत थी, एक पिता के सपने की पूर्ति थी, बल्कि उस पूरे समाज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक बड़े सपनों की पूर्ति थी कि अब हर कोई बच्चा सोच सकता है कि मैं भी बहुत बड़ी सर्विस डीएमएसपी मैं भी बन सकता हूं। तो इस रिजल्ट आने के साथ ही जैसा मैंने कहा एक बड़े सपने की पूर्ति हुई, लेकिन ये पूर्ति हुई नहीं, एक बड़े परीक्षण का दौर फिर शुरू हुआ जो आगे की हमारे कि कैसे हमारे कर्तव्य आगे रहेंगे इससे निर्धारित होगा। तो इन हम सफलता को इसी शब्दों में कहना चाहूँगा कि कितनी भी जीवन में विकट परिस्थितियाँ क्यों ना आएँ, वह लाइनें हमेशा रश्मि रथी की रामधारी सिंह दिनकर के हमको प्रेरित करती हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, जाने आगे क्या होता है, जाने आगे क्या होता है। तो जरूर आप सफल होंगे, बस जरूरत है कलाम साहब की 4 लाइन कि सपने बड़े होने चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण से मेहनत होनी चाहिए जो विवेकानंद जी कहते हैं, और धैर्य होना चाहिए। धैर्य नहीं है कि तो सभी कर्म शायद बेकार चले जाएंगे। कितने भी संकट आए धैर्य से झेलिए, आप जरूर सफल होंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को, और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों ही यूपीएससी के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका जिंदल मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। खान सर और केएसजी आईएएस को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। टीना डाबी, शायद आपको नाम याद होगा, सर की स्टूडेंट रही थी। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में सर के भी बहुत से स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियां हमें ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर आने नहीं देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी सब जोश के हाथ में। जय हिंद।